सबको मेरा नमस्ते। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में बातचीत की है ना। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में हमने बातचीत की। उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? उसमें हमने पढ़ा था कि व्यापार क्या है, यानी कि व्यापार का अर्थ क्या है। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, एवं वाणिज्य का अर्थ जो है वो है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि पहले जमाने में कैसे कैसे वाणिज्य हुआ करते थे, कैसे व्यापार हुआ करते थे, और नए समय में यानी कि नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार का और वाणिज्य का कैसे रूप में प्रचलित है, यानी कि जैसे कि वाणिज्य में ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के रूप में आजकल ये प्रचलित है। फिर हमने क्या बात किया? हमने बात किया कि ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स के बारे में बातचीत की हमने, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण के बारे में बातचीत की, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में, इंटरनेट विपणन के बारे में, और हमने फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन आदि ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में भी हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी थी। ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, और ये हमारे पहले पार्ट का आखिरी टॉपिक है। पहले पार्ट का आखिरी टॉपिक है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। ठीक है। तो मेरे बच्चों, आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या है? ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का मतलब सरकार है ना। गवर्नमेंट का मतलब सरकार है। तो ये गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस यानी कि जो सेवाएं, सरकार की जो सेवाएं हैं, यानी कि सरकार की जो सर्विसेज है, ठीक है, सरकार की जो सेवाएं हैं उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और सरकार की सेवाओं को या कामों को हम गवर्नेंस कहते हैं। और देखो, ये एक शब्द भी इसके साथ जुड़ गया, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जैसे आपको पता है कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ शब्द है ये। ठीक है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है। अब देखते हैं हम अपने पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ हमारी किताब में। ठीक है। देखो, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। क्या कहा? सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को, ठीक है, यानी कि आम नागरिकों को के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। समझ में आ गया अभी आपको? यानी कि जो सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं हैं या उनकी सेवाएं हैं, उनको आम व्यक्ति तक, आम नागरिकों तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाना? इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना। इसे ही हम ई गवर्नेंस या ई शासन कहते हैं। ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ई गवर्नेंस या ई शासन, यानी कि आम नागरिकों के लिए, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना। ठीक है। इसको हम या तो ई गवर्नेंस कहेंगे, अंग्रेजी में ई गवर्नेंस कहेंगे, और हिंदी में हम इसे ई शासन कहेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं, ठीक है, शासकीय सेवाएं यानी कि गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा दी गई जो सेवाएं हैं, नागरिकों के लिए दी गई जो सेवाएं हैं और सूचनाएं हैं, वो ऑनलाइन उपलब्ध होती है। कैसे उपलब्ध होती है? ऑनलाइन उपलब्ध होती है। ठीक है। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? ये जो ई शासन है या ई गवर्नेंस है, यानी कि जो सरकार द्वारा दी गई जो सेवाएं और उनकी जो सूचनाएं हैं, ठीक है, उसको आम व्यक्ति तक ऑनलाइन द्वारा उपलब्ध करवाना। ठीक है। यह एक सुशासन, या हम कह सकते हैं इसे अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ठीक है। ई शासन के उपयोग से, सभी अपने पुस्तक में देख लीजिए, ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह
बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, क्या है इसके उपयोग? देखो, ई शासन के उपयोग से क्या कर सकते हैं, जो शासन प्रणाली है उसको अधिक पारदर्शी यानी कि बहुत ही सरल बनाया जा सकता है, कुशल बनाया जा सकता है, या जवाबदेह बहुत जबरदस्त बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। अब देखो, विद्यालय में दाखिला हो, ठीक है, आप जैसे कि आप एक विद्यालय में जाते हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए उसे हम दाखिला कहते हैं, है ना। विद्यालय में दाखिला हो, कोई बिल भरना हो, जैसे कि बिजली का बिल हुआ, या फिर आपके पानी का बिल हुआ, या कोई और बिल हुए, या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना। ठीक है, आय यानी कि जो इनकम है, इनकम क्या कहते हैं, जैसे महीने में जो पैसे मिलते हैं हमें, ठीक है, आय और जाति संबंधी कोई आपकी जो जाति है, जैसे जो भी है, वो उससे उसके जो प्रमाण पत्र होते हैं, ठीक है, उनके प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध है। देखो कितना आसान हो गया, पहले कितना मुश्किल था। पहले जो आम आदमी होते थे, कई लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो अपने साथ किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ले जाया करते थे विद्यालय में, अपने बच्चों को दाखिला दिलवाना हो या कोई बिल भरना हो, सीधे सीधे जाकर उन दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, है ना। और जैसे कि कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो ये सभी बहुत मुश्किल काम था, पहले बहुत समय लगता था इन सब में। ठीक है, और सभी मूलभूत सुविधाएं आजकल क्या है, हिंदी में, यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा में भी ये उपलब्ध है। अंग्रेजी में है, या जो जहां पर रहते हैं, भारत के जिस भी कोने में रहते हैं, वहां की जो मातृभाषा है उसमें भी ये उपलब्ध है। तो जो है आम जनता के लिए भी ये बहुत ही आसान हो गया। किसके लिए? जैसे कि विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो, या आय जाति का कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये सभी आजकल बहुत ही सरल हो चुका है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये जो ई गवर्नेंस सब है, ये सब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसमें कि भारत के, यानी कि जो भारत की जो सरकार है, उनकी जो जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी हर गांवों में, हर हिस्सों में, हर नागरिकों के पास आसानी से वो उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न नागरिकों, ठीक है, विभिन्न नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके विभिन्न विभाग, ठीक है, अब जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उनके बहुत सारे विभाग होते हैं। ठीक है, नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं, बल्कि अंडरलाइन कर दीजिए इसको, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से, हमने कहा था ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से, यानी कि इंटरनेट की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, यानी कि हर विभाग के व्यक्तियों को, हर वर्ग के व्यक्तियों को, हर गांव में, हर नूक और कोने में, हर जगह जो है क्या हो रहा है, सरकार के विभिन्न विभागों के जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो सब प्रदान किया जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात देखिए, 18 मई, ठीक है, 2006 में शुरू हुई राष्ट्रीय ई शासन। देखिए, राष्ट्रीय ई शासन कौन से वर्ष से शुरू हुआ था? ये 2006 में, 18 मई को 2006 में। ठीक है, ये जरा आप नोट कर लीजिए,
अपने पुस्तक पर लाइन खींच दीजिए, ठीक है। 18 मई 2006 में, 2006 में किसकी शुरुआत हुई थी? किसकी शुरुआत हुई थी बच्चों? ये जो है राष्ट्रीय ई शासन, क्या कहेंगे हम उसे? राष्ट्रीय ई शासन, राष्ट्रीय ई शासन, ठीक है। 18 मई 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, भारत सरकार ने, जिसे हम अंग्रेजी में NEGP के नाम से भी जानते हैं। क्या है? NEGP, ठीक है। ये NEGP क्या है? अब देखो, नेशनल ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कब शुरू हुआ था, कब शुरुआत की थी इसकी, NEGP की? 18 मई 2006 में, ठीक है। 18 मई 2006 में क्या किसकी शुरुआत हुई थी? राष्ट्रीय ई शासन की शुरुआत हुई, जिसे हम NEGP के नाम से जानते हैं, NEGP के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। NEGP, इसके तहत क्या हुआ? संपूर्ण भारत में, ठीक है, संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र, CSC है बच्चों, ये CAC नहीं, CSC, ठीक है। इसको जरा बदल दीजिए आप, CSC, मुझे लग रहा है किताब में भी ये गलत लिखा हुआ है, CSC है, ठीक है, CSC, यानी कि भारत में साझा सेवा केंद्र, ठीक है, साझा सेवा केंद्र स्थापित किए गए। इसमें किसके तहत? यानी कि 18 मई 2006 में जो शुरू हुई ई शासन, राष्ट्रीय ई शासन जो कहा मैंने, वो NEGP के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इसके तहत संपूर्ण भारत में किसकी शुरुआत हुई? साझा सेवा केंद्रों की, यानी कि जो सेवा केंद्र है, यानी कि आम आदमियों के लिए एक सेवा, हर जगह संपूर्ण भारत में सेवा केंद्रों की स्थापना हुई, ठीक है। फिर ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर, क्या किया गया? लाभान्वित कर इसे सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, उनके घर तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए। देखो ये देखो NEGP के अंतर्गत, ठीक है, इसके तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र, जिसे CSC हमने कहा, क्या कहा? CSC, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर, क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना किए गए, ठीक है। और ये जो साझा सेवा केंद्र है, ये आम आदमी को सीधे तौर पर, ठीक है, सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ, ठीक है, और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने पैराग्राफ अभी पढ़ा, ठीक है। 18 मई 2006 में जो शुरू हुई राष्ट्रीय ई शासन NEGP, इसके तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र, जिसे हम CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, उनकी स्थापना हुई। और ये जो साझा सेवा केंद्र है, ये आम आदमी को सीधे तौर पर, उन्हें बहुत बड़े बड़े दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सीधे CSC केंद्रों में जाओ और क्या कर सकते हैं, वहां बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज रूप से आपको कुछ भी बिल भरना हो, चाहे या फिर कोई प्रमाण पत्र तैयार करने हो, कोई भी सेवाएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है, सुलभ, यानी कि कम पैसों में। और उनके घरों तक ये क्या करते हैं, CSC सेंटर्स उनके घरों तक
सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अथक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये ई गवर्नेंस जो है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जो भारत में जो है सरकार की जो नए जो तरीके हैं जी, यानी कि सेवाएं उपलब्ध करवाने के जो तरीके हैं, ठीक है, आम नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करवाने के तरीके हैं। देखो NEGP का लोगो ही देख लो आप। ठीक है, इसमें क्या है, ये सब जो है अच्छे शासन के प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, NEGP, ठीक है, NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। अब देखो इसका लोगो क्या है, देखो एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिए। किसके लिए? हमारे लिए, आम जनता के लिए, भारत के आम जनता के लिए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस जो कब शुरू हुई थी, कौन से साल में शुरू हुई थी? 2006 में। ठीक है, यानी कि 18 मई 2006 में शुरू हुई। इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ई शासन कहते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय ई शासन कहते हैं, NEGP, भूलना नहीं। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, हर तरफ संपूर्ण भारत में CSC केंद्रों का, ठीक है, कौन से केंद्रों का? CSC केंद्रों को स्थापित किए गए। भारत के हर नूक और कोनों में CSC केंद्रों की स्थापना हुई। ये क्या है? जन सेवा केंद्र है, जन सेवा केंद्र है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ, देखो ई गवर्नेंस सर्विसेज CSC, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र, देख रहे हो CSC। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर और एक और बात हुई उसके बाद, ये जो है बहुत ही अच्छी अच्छी सेवाएं जो है आम जनता को देती जा रही है। ठीक है, फिर देखो एक और चीज है उमंग बोलकर, उमंग। ये उमंग क्या चीज है? देखो ये जो उमंग है ये भारत सरकार द्वारा, ठीक है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये भारत सरकार द्वारा 2017 में, ठीक है, नई युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। ये क्या बोला मैंने? 2017 में इसकी शुरुआत हुई, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, और ये नई युग के प्रशासन के लिए, अंडरलाइन कर दीजिए, आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, 2017 में, 2006 में NEGP की शुरुआत हुई। ठीक है, और हमने ये कहा कि अभी हम लोग उमंग की बात कर रहे हैं, देख रहे हो UMANG, देख रहे हो। ये जो है ये नई युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका फुल फॉर्म है, उमंग का फुल फॉर्म है, आपके पुस्तक में दिया हुआ है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन, ठीक है, सॉरी, न्यू गवर्नेंस, आई एम सो सॉरी, उमंग यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि नए जो है प्रशासन के, नए युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में मेरे बच्चों ये एक सरकारी ऐप है जिसमें कि 1000 से ज्यादा सरकारी सेवाएं आपको उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, 1000 से भी ज्यादा सरकारी सेवाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज आपको उपलब्ध या प्राप्त कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो? आधार कार्ड से संबंधित कोई कार्य हो, ठीक है, आपको पता ना आधार कार्ड से संबंधित कोई भी कार्य हो वो कर सकते हो। पासपोर्ट से, अगर आपको विदेशों में जाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए, तो उससे संबंधित कोई कार्य हो कर सकते हो। राशन कार्ड से संबंधित हो या आपके आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, पहचान पत्र, उससे संबंधित हो। शिक्षा से संबंधित कार्य हो,
बैंकिंग से संबंधित कार्य हो, या आपको बिल भरने हो, बिजली के बिल भरने हो, प्रमाण पत्र तैयार करने हो, कुछ भी हो, जो भी है, ठीक है, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण कामें हैं, ये सारी जो है सुविधाएं, ये सारे जो सुविधाएं हैं आपको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और जिसका नाम है उमंग। क्या नाम है उसका? उमंग। ये देखो, एक उंगली पर हो जाएंगे आपके सारे काम, ठीक है, एक उंगली पर हो जाएंगे आपके सारे काम। आपको ना समय वेस्ट करने की जरूरत है, ना दफ्तरों के चक्करें काटने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान तरीके से ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या थी उमंग, का क्या बताया था मैंने आपको? ये जो उमंग है, उमंग यानी कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे हम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या बताया था? 2017 में नई युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इन सभी से के वजह से हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से हम सरकार की जो जितनी भी सूचनाएं हैं, ठीक है, सरकार की जो सूचनाएं हैं और जितनी भी सुविधाएं हम लोग इंटरनेट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आम व्यक्ति को ये सब प्राप्य है, ठीक है, आम से आम व्यक्ति को यह प्राप्य है, ठीक है। यानी कि सरकार के शासन संबंधित कुछ भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, ये सीधे ये जो हमारे सीएससी सेंटर्स है, ये सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर क्या कर सकते हैं? लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अथक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तो थी आज हमने जो बात की, किसकी बात की हमने? ई गवर्नेंस की। किसके बारे में बातचीत की हमने? ई गवर्नेंस की। तो इसी के साथ हमारा आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो देखो, अब पुस्तक में दिया हुआ है हमने अभी तक क्या सीखा, जरा एक बार देख लें, एक झलक देख लें हम लोग क्या क्या पढ़ा हमने। आपके पुस्तक में 9वें पेज में दिया हुआ है, हमने सीखा, हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है, हमने पढ़ा था। सूचना के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में सब पढ़ा था ना हमने। तो 3G 4G मोबाइल के नवीनतम तकनीक है। फिर दूसरा, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में शुरू हुआ। हमने कहा एड्यूसैट, एड्यूसैट के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। एड्यूसैट के बारे में हम पहला जो शैक्षिक उपग्रह हमारा, उसकी वजह से हमारी शिक्षा के स्तर को, आईसीटी के आने से हमारी शिक्षा के स्तर को सुधारने में काफी क्या हुआ है, स्तर को हम लोग सुधारने में काफी आगे निकल चुके हैं। फिर देखो, अंतरराष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। हमने पढ़ा भी है ये कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी, उनके जनक माने जाते हैं। फिर हमने पढ़ा एड्यूसैट, है ना, भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है। क्या कहा? एड्यूसैट भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है। फिर हमने चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने। स्कैनिंग मशीनों के बारे में पढ़ा, एमआरआई के बारे में पढ़ा, सीटी स्कैन के बारे में पढ़ा, है ना। फिर उसमें एक और बात की हमने, टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा की प्रणाली है ना। क्या बताया था टेली चिकित्सा के अंतर्गत? जिसमें कि आप कहीं भी बैठकर, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी चिकित्सा जो है चिकित्सक हैं, यानी कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हो और उनकी सेवाएं आपको प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। टेली चिकित्सा हमने कहा। फिर हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडर्न मशीनों के बारे में पढ़े थे, है ना। ट्रैक्टर, फिर थ्रेशर, हार्वेस्टर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। जैव कृषि के बारे में पढ़ा था, हरी खाद के बारे में हमने बातचीत की थी, ठीक है। फिर हमने एक और बात की थी, छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र,
जहां पर पानी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता कम है, वहां पर किनका प्रयोग किया जा रहा है? हमने कहा छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र, यानी कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं, जहां पर कम पानी की से हम लोग ज्यादा से ज्यादा कृषि स्थानों तक पानी पहुंचा सकते हैं। फिर अभी हमने पढ़ा डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है ना, डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है, आज हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। फिर विनिर्माण पढ़ा था हमने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफी सफल माध्यम है ना। विनिर्माण के क्षेत्र में हमने पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा हमने, उसमें बहुत सारे कारखानों के बारे में पढ़ा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में, बैल्को, नैल्को, हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है ना, ओएनजीसी, ऑयल, ये जो है पेट्रोलियम के इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा कि ये जो विनिर्माण है ये किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाता है। कैसे? क्योंकि ये रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी सफल माध्यम है, ये कहा था हमने। फिर देखो ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। ई कॉमर्स जो हमने व्यापार और वाणिज्य में पढ़ा था, है ना, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था हमने। ई गवर्नेंस आज हमने पढ़ा गवर्नमेंट की सारी सेवाओं के बारे में, सरकार की सारी सेवाओं के बारे में, ये सब क्यों हमें कैसे उपलब्ध है, ये सभी जो है हमें डिजिटल भारत की देन है, ठीक है। ऐसे करते करते एक दिन हम विश्व के सारे जो बड़े देश है उनसे भी आगे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है? भारत को आगे बढ़ाना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ाना है, अच्छे नागरिक बनना है, भारत की सेवा करना है, ठीक है। चलो अभी सारे अपने पुस्तक लेकर तैयार हो जाओ, हम लोग अपने अभ्यास प्रश्न पर आ गए अभी, ठीक है। पीछे की जो अभ्यास प्रश्न है हमारे जो टेक्स्ट बुक में 9वें पेज में दिया हुआ है वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सभी तैयार हैं? चलो अपनी पुस्तक में मार्क कर लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प जो करेक्ट आंसर है उसको आप छांट दीजिए, देख लीजिए, चुन लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए, ठीक है। देखो आधुनिक, पहला प्रश्न हमारा आधुनिक संचार के माध्यम है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें, देखो पुस्तक में देख रहे हो आप, इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आधुनिक संचार का माध्यम इनमें से हमें क्या दिख रहा है? सही, इंटरनेट है, सही है ना। तो आप उसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है, इसको टिक कीजिए और क्या कीजिए, अपने जो पुस्तक है उसमें आप लिख दीजिए कि आधुनिक संचार का जो माध्यम है वो इंटरनेट है, ठीक। बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है कौन है? आपको पता है, आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी है। इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आई हुई है, ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक आई है, आप करेक्ट कर दीजिए बच्चों स्पेलिंग को, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कीजिए। विक्रम साराभाई आपको लिखना आता है ना, विक्रम साराभाई, इसको सही कर दीजिए, ठीक है। विक्रम अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो है विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई, राइट, ओके, हो गया दूसरा प्रश्न हमारा। तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रारंभ हुआ है, कौन से वर्ष में हुआ है? झट से आप आंसर बता सकते हो, कौन से वर्ष में शुरू हुआ है? 2004 में। कौन से वर्ष में? 2004 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है।
उसकी यानी कि आईसीटी का प्रारंभ हुआ। राइट, चलो अगला प्रश्न, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत है, इनमें से दिए गए ऊर्जा के नवीकरण स्रोत है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। सभी को पता है जो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत इनमें से ये सभी क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है ना। ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब अनवीकरणीय स्रोत है, लेकिन इनमें से जो सौर ऊर्जा है वो ऊर्जा के नवीकरणीय ही नहीं, स्वच्छ ऊर्जा का भी स्रोत है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा का भी स्रोत है, तो सौर ऊर्जा है इसका सही आंसर। सौर ऊर्जा जो है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये हो गया, सभी का हो गया, सबने कर लिया ना। अब अगले क्लास में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, क्योंकि आज हमारा समय समाप्त हो चुका है, इस क्लास का समय समाप्त हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जरा देख कर आइएगा। ठीक है, हम देखेंगे कि कोई बच्चे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उसको भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।